स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16, 17 और 18 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो इस वीडियो के आने से पहले यूपी स्पेशल का करंट अफेयर आप लोगों ने जुलाई महीने का देख लिया है। बिहार स्पेशल जो आपकी करंट अफेयर बचते हैं, बिहार स्पेशल देखा जाए तो 30 जुलाई के पूर्व, ठीक है, 30 जुलाई के पूर्व सारे वीडियो जितने हैं अभी तक देखा जाए तो अप्रैल तक हम लोगों ने बात कर लिया है बिहार करंट अफेयर। फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 4 महीने बचते हैं, इन 4 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की खबरें हैं उनको हम 30 जुलाई के पूर्व कवर कर लेंगे। ठीक है, मासिक करंट अफेयर देखा जाए तो न्यूज़ खोजने पड़ते हैं बिहार स्पेशल के। बिहार स्पेशल के न्यूज़ खोजने के लिए बिहार का पूरा पेपर डाउनलोड करके, पूरे महीने का पेपर डाउनलोड करके, उसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है उन सारी चीज़ों को कटिंग वहाँ से काटना पड़ता है, क्लिप काट के फिर उसके बाद पढ़ो, पढ़ने के बाद सारी चीज़ मैटर तैयार करना पड़ता है। तो इस वजह से जो मैटर है उसको तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो इस वजह से देखा जाए तो 30 जुलाई तक का देखा जाए, उसके पहले पहले आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे और उसको आप आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो 38 मिनट में 38 जिले का जो वीडियो था, ये भी देखा जाए 30 जुलाई के पहले पहले ही कंप्लीट करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 16, 17 और 18 अगस्त 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरें हैं, वहां से ली गई हैं। ये क्लास आपकी बीपीएससी और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए देखा जाए तो रामबाण करंट अफेयर है। साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या टीचिंग एग्जाम हो, या अन्य राज्यों की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है, साथ ही साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी के लिए देखा जाए ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इवन ईपीएफओ की परीक्षा आप देने जा रहे हैं वहां पर भी जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए तो हर महीने जो करंट अफेयर होता है इसका मासिक पैकेज घटना चक्र के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये जो अगस्त 2025 का मासिक पैकेज है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं? सबसे पहले तो आपको प्रतिदिन यहाँ पर वीडियो क्लास मिलती है, प्रतिदिन आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड किया जाता है। फिर देखा जाए तो प्रतिदिन जो क्लास पिक्टोरियल पीपीटी होती है वो भी आपको शेयर कर दिया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्रतिदिन देखा जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। 10 एमसीक्यू का डेली ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये ऐप पर होता है ऑनलाइन टेस्ट, इसको आप जाके डेली अटेंड कर सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं, अपने अंदर कितना सुधार हो रहा है करंट अफेयर को लेकर, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, महीने के एंड में देखा जाए तो पूरी कंपाइल पीडीएफ जो पूरे महीने की है उसको प्रोवाइड किया जाता है। और ये पीडीएफ महज देखा जाए तो 50 से 55 पेज की होती है, 50 से 55 पेज की पीडीएफ होती है, जिसको आप 3 घंटे 4 घंटे ही बैठेंगे ना तो पूरी चीजें एक साथ रिवाइज कर लेंगे। पूरा महीने का करंट अफेयर 2-3 घंटे में आपका आसानी से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का, एक फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का, जिसमें पूरे महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, उनको यहाँ पर समाहित किया जाता है। और जो भी टेस्ट होता है वो विद एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन उपलब्ध है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखा जाए तो ऑनलाइन टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये होती है हमारे पैकेज की, जो भी हमारा मासिक पैकेज होता है वो ऐसा नहीं कि अगस्त का महीना समाप्त हुआ तो पूरा पैकेज समाप्त हो गया। अगस्त का महीना समाप्त होने के बाद भी आपने अगस्त में ज्वाइन किया तो उसकी वैलिडिटी अगस्त 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक रहेगी। 1 साल की वैलिडिटी सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर घटना चक्र के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और यहीं पर सबसे खास बात यह है कि यूपी स्पेशल और जो बिहार स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की महत्वपूर्ण क्लासेस जो करंट अफेयर की होती हैं, उन करंट अफेयर से मासिक जो करंट अफेयर की क्लास आती है उसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। आप इस पैकेज को ज्वाइन करने के बाद हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा और हेल्पलाइन टीम देखा जाए तो आपको जो करंट अफेयर का व्हाट्सएप ग्रुप ना हो वहाँ पर ऐड कर देगी, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। प्रतिदिन देखा जाए आपको पीडीएफ मिलता रहेगा और आसानी से आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण खबरें जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए 16, 17 और 18 तारीख की सबसे पहली खबर क्या है? एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा, पद का उम्मीदवार घोषित। ठीक है, चलिए यहां पर चर्चा कर ले तो सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ठीक है, यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में लिया गया है। यहां पर चर्चा करें तो राधाकृष्णन के बारे में देखा जाए तो राधाकृष्णन का नामांकन 21 अगस्त 2025 को दाखिल किया जाएगा। जो अपना नामांकन है, नॉमिनेशन है, ये 21 तारीख को दाखिल करेंगे। और जो चुनाव होगा ये कब होगा? ये 9 सितंबर 2025 को होगा। 9 सितंबर 2025 को चुनाव आयोजित किया जाएगा उपराष्ट्रपति पद का। यहां पर हम बात कर ले तो राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को, कब? 4 मई 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। वे 16 वर्ष की आयु में देखा जाए तो आरएसएस से जुड़े थे। ठीक है,
1998 और 1999 में कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। सन 2004 से 2007 तक वे तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखा जाए तो 2023 में झारखंड के राज्यपाल और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर 2024 में देखा जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। ठीक है, यानी कि अपनी जो कार्यावधि है उसको पूरा करने से पहले ही जगदीप धनखड़ के द्वारा 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया गया था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। केरल को 21 अगस्त 2025 ठीक है को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। केरल को 21 अगस्त 2025 को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। यहां पर देखें तो दैनिक भास्कर की यह खबर है, दैनिक भास्कर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चर्चा करें आगे तो इस पहल की शुरुआत, जो डिजिटल साक्षरता पहल है, इसकी शुरुआत 2021 में जो केरल का पुलमपारा पंचायत था, इसी पुलमपारा पंचायत से शुरू किया गया था। देखा जाए तो राज्य भर में 21.87 लाख डिजिटल अशिक्षितों की पहचान की गई। इस पहल के तहत 2 लाख प्लस वॉलंटियर्स ने घर घर जाकर लोगों को मोबाइल ऐप खोलना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, राशन कार्ड, पेंशन, बैंकिंग इत्यादि करना मोबाइल फोन के जरिए सिखाया। अब राज्य के देखा जाए तो 99.98% लोग डिजिटल रूप से साक्षरता हासिल कर चुके हैं। खास बात यह है कि 15,000 से अधिक 90 प्लस आयु वर्ग के लोग भी डिजिटल साक्षर बन चुके हैं। यानी कि 90 प्लस आयु वर्ग के लोग जो है उनमें भी देखें तो 15,000 लोग राज्य के ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर बन चुके हैं। देखा जाए तो इस उपलब्धि के साथ केरल ने डिजिटल इंडिया की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। और इस प्रकार देखें तो पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन होगा? डिजिटली पूर्ण रूप से साक्षर बनने वाला पहला राज्य है केरल। और साक्षर राज्य, जो साक्षरता किसको घोषित किया गया था परीक्षा में आपसे देखा जाए तो पूछा भी जा चुका था, सॉरी पूछा नहीं गया था, लेकिन बहुत ट्रेंड कर रहा था कि गोवा, मिजोरम, ठीक है, गोवा, मिजोरम, ये सब ट्रेंड कर रहे थे। तो यहां पर आपको याद रखना कि जो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य है उसको किसको घोषित किया गया? तो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य ऑप्शन में गोवा, मिजोरम ये रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर आपको टिक करना होगा केरल। चलिए आगे देखें। 69वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि देखा जाए यहाँ पर हम 16, 17 और 18 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा कर रहे हैं, तो जो महत्वपूर्ण खबरें रही उन पर चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? यहाँ पर देखें तो नया भारत, नए भारत थीम पर इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया था। और यहाँ पर देखा जाए इस बार समारोह में कई विशेष पहलें हुई। कौन कौन सी पहल हुई? तो पहली बार 11 अग्निवीरों ने राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में हिस्सा लिया। 11 अग्निवीरों ने यहाँ पर देखा जाए तो जो राष्ट्रगान बजाने वाला बैंड था वहां पर हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय ध्वज गार्ड की कमान सेना टुकड़ी के मेजर प्रकाश सिंह ने संभाली थी। नौसेना की टुकड़ी देखा जाए नेतृत्व किसने किया? तो लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद परवेज। और वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर बीवी शरवण के द्वारा किया गया था। यहाँ देखा जाए तो इस बार देश भर में 85 ग्राम सरपंचों को ग्रामीण परिवर्तन में योगदान हेतु विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। 85 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। जो आमंत्रण कार्ड था ना, आमंत्रण कार्ड की कुछ खास बातें थी, उन बातों को आपको याद रखना होगा। जो ऑपरेशन सिंदूर का लोगो था, ठीक है, जो आमंत्रण कार्ड था, निमंत्रण कार्ड था कि आपको 15 अगस्त पर आना है, उस पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो था। और साथ ही साथ चिनाब पुल का वाटर मार्क भी शामिल था। जो चिनाब पुल था ना, इस चिनाब पुल का वाटर मार्क को शामिल किया गया था। यहाँ पर देखें तो यह समारोह अग्निवीरों की पहली भागीदारी है और ग्राम नेतृत्व के सम्मान के कारण ऐतिहासिक बन गया। ठीक, पहली बार था कि अग्निवीर यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की परेड जो थी उसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म सम्मेलन। यहाँ पर जो अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म है इसके बारे में चर्चा कर लें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ से चर्चा करते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से एक उच्च स्तरीय सम्मेलन जिसका नाम क्या है? वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म। यहां पर देखा जाए तो 18 अगस्त 2025 यानी कि आज इसका आयोजन किया गया। यहां पर देखें तो सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें क्रूज पर्यटन की नीति, विकास के रणनीतिक दृष्टिकोण, नियामक उपाय, सांस्कृतिक तथा तटीय यात्रा योजनाएं, क्रूज टर्मिनल के संचालन प्रक्रिया एवं स्मार्ट ग्रीन पोर्ट रणनीति शामिल था।
इतनी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर आयोजित की गई। और देखा जाए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। देखा जाए तो ये आयोजन जो हुआ था मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था 18 अगस्त 2025 को। और किस उद्देश्य से, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन में अनाहत सिंह उप विजेता। जो ये एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन था, इसमें अनाहत सिंह जो थी ये उप विजेता रही। चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित, ठीक है, इसका जो एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन का आयोजन किया गया, कहां पर इसका आयोजन हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहां पर देखें जो फाइनल मुकाबला था उसमें भारत की देखा जाए अनाहत सिंह जो रही उप विजेता रही। ठीक है, फाइनल मुकाबले में उन्होंने मिस्र की हबीब हानी ने इनको हराया था। फाइनल मुकाबला जो हुआ उसकी विजेता कौन रही, हबीबा हानी ये विजेता रही। कहाँ की है ये, मिस्र की है। ठीक है, इन्होंने अनाहत सिंह को हराया। और आगे हम चर्चा करें तो यह उपलब्धि जो अनाहत सिंह की उपलब्धि है ना उप विजेता वाली, यह उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, तो यह उपलब्धि जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 17 वर्षीय अनाहत सिंह पहली बार किसी विश्व स्तर के फाइनल तक पहुंची है। देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल के किसी फाइनल मुकाबले में अनाहत सिंह पहली बार पहुंची, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, पुरुष एशिया कप 2025 का लोगो, मैस्कॉट और ट्रॉफी का अनावरण किया गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। तो 12वें पुरुष एशिया कप 2025 के लोगो, मैस्कॉट, ट्रॉफी का अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में किया गया है। कहां पर, पटना में अनावरण किया गया है। देखा जाए तो ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक राजगीर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा और बिहार पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, जो पुरुष एशिया कप हॉकी है इसकी मेजबानी बिहार पहली बार करने जा रहा है। चलिए आगे देखें, ट्रॉफी पूरे राज्य के जिलों में देखा जाए तो प्राइड जर्नी पर जाएगी। जो ट्रॉफी है 3800 जिलों में घुमाई जाएगी प्राइड जर्नी के रूप में। देखा जाए मैस्कॉट क्या है, चंद जो है ये मैस्कॉट है। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का मैस्कॉट या शुभंकर क्या है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है चंद, जिसकी प्रेरणा देखा जाए तो ये एक बाघ है। जो चंद है एक बाघ है और इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है, जिसकी प्रेरणा राष्ट्रीय पशु बाघ, मेजर ध्यानचंद और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से ली गई है। यहां पर चर्चा कर ले तो यह साहस, कौशल, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। लाल कैप, जो ये बाघ है ना इसके सर पर एक लाल कैप है। ये उत्साह और जादूगर की टोपी जो है ये मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो 12वां एशिया हॉकी 2025 एशिया कप हॉकी 2025 है, इसका देखा जाए तो शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है, इसका नाम है चंद जो एक बाघ है। चलिए आगे देखें, पुदुचेरी का द जियोर ट्रांसफर डे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुदुचेरी का द जियो ट्रांसफर डे 16 अगस्त को मनाया गया, जो 1962 में फ्रेंच बस्तियों के भारत में औपचारिक विलय का प्रतीक है। जो ये दे जियोर ट्रांसफर डे है ना, ये बेसिकली है क्या, जो फ्रांसीसी बस्तियां थी भारत में देखा जाए औपचारिक रूप से जो विलय हुई थी उसको बनाने के प्रतीक के रूप में 16 अगस्त को मनाया जाता है। यहां पर देखें तो इस दिन पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गए थे। ये विलय 1954 में कीझर में हुए जनमत संग्रह के बाद हुआ था, जिसमें इन क्षेत्रों के लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। ठीक है, 1954 में देखा जाए जो ये क्षेत्र थे यहाँ के लोगों ने मतदान किया था, जनमत संग्रह यहाँ पर हुआ था और यहाँ के लोगों ने मतदान किया था कि वो भारत में सम्मिलित होना चाहते। कीझर में ये जनमत संग्रह हुआ था और उसी के बाद देखा जाए 1962 में औपचारिक रूप से यहाँ पर भारत में विलय कर लिया गया और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए द जियो ट्रांसफर डे मनाया जाता है। चलिए आगे देखें, अजय भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यहाँ पर चर्चा कर ले, जो ला गणेशन घर में देखा जाए गिरने के कारण सर में चोट आ गई थी, फिर उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया, उसके बाद उनका देहांत हो गया। नागालैंड के वो राज्यपाल थे। तो उसके बाद जो अजय भल्ला है इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के राज्यपाल जो है अजय भल्ला, ठीक है ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी अजय भल्ला जो है ये कहाँ के राज्यपाल है, तो ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। इनको नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अब वे मणिपुर और नागालैंड दोनों राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। यहाँ पर उसके जो अजय ला गणेशन है उनके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। आते हैं अगले पॉइंट पर। तो भारत का पहला ऑल वीमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब, यहाँ पर जो भारत का पहला ऑल वीमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब है इसके बारे में चर्चा करते हैं। फूड हब इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर देखें
मुंबई के कांदिवली में भारत का पहला ऑल विमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है, यहां पर देखें, भारत के पहले ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। चर्चा कर ले तो इस हब का नाम क्या रखा गया है? ये जो ऑल वुमेन ऑपरेटेड फूड हब है, इसका नाम है मौली। क्या नाम है? मौली इसका नाम है, और इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो इसमें कार्यरत महिलाओं को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित स्ट्रीट फूड उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का पहला ऑल विमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड कहां पर शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? सेनेलेक्स 2025 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के बारे में। अब ये जो सेनेलेक्स द्विपक्षीय अभ्यास है, इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है उनको चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत और श्रीलंका का 12वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, कौन सा संस्करण है? संस्करण याद रखिए, ये 12वां संस्करण है, और भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज देखा जाए तो कब से कब तक आयोजित हुआ? इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था, और 14 से 18 अगस्त के बीच इसका आयोजन हुआ। यहां पर देखें तो हार्बर चरण जो था, हार्बर चरण, ये जो 2 चरणों में इसका आयोजन हुआ। पहला चरण हार्बर चरण था, ठीक, जो बंदरगाह चरण था, ये कब से कब तक हुआ? तो बंदरगाह चरण जो था ये 14 से लेकर 16 अगस्त तक, और 17-18 अगस्त को देखा जाए तो समुद्री चरण यानी समुद्र में अभ्यास किया गया। यहां पर देखें तो भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस राणा जो निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, ठीक है, निर्देशित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है ये सम्मिलित हुआ। साथ ही साथ आईएनएस ज्योति जो फ्लीट टैंकर है ये सम्मिलित हुई। जबकि जो श्रीलंका की नौसेना है इसकी ओर से देखा जाए कौन सम्मिलित हुए? तो एसएलएनएस गजबाहु और विजय बाहु जो अपतटीय गश्ती पोत है, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया सेलेनेक्स अभ्यास में। पिछला जो सेलेनेक्स अभ्यास हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये विशाखापत्तनम में हुआ था। ठीक है, 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच में विशाखापत्तनम भारत में इसका आयोजन हुआ था, जो पिछला सेलेनेक्स का 11वां संस्करण था। और 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? इसका कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। हार्बर चरण देखा जाए तो 14 से 16 के बीच में, और जो सी चरण था, ठीक है, जो यहाँ पर जो सी फेज था इसका आयोजन 17-18 अगस्त 2025 को किया गया। अब यहाँ पर देखिए अगली खबर क्या है? सीएम पोषण मिशन शुरू करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम पोषण मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम पोषण मिशन शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पर देखें तो इस योजना के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा हेतु बाल वाटिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर पोषण एवं शिक्षा दोनों उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, इसका ऐलान देखा जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह जो विधान भवन लखनऊ में आयोजित किया गया था उसी दौरान किया गया। यहां देखें साथ ही हर जिले में 100 एकड़ में क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे, जहां युवाओं को औद्योगिक तकनीक एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के रोजगार के अवसर भी प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें रोजगार से जोड़ा भी जाएगा। इसकी घोषणा भी पीएम मोदी के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन, चर्चा कर लेते हैं। हालांकि जो अजय भल्ला है उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, लेकिन ला गणेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स फैक्ट्स हैं उनको आइए देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में 15 अगस्त 2025 को चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें 8 अगस्त को उनके घर पर अचानक गिरने के बाद सर में चोट लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया। ये बेसिक जानकारी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैंने जो उनका देहांत हुआ उसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया। देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 2023 में नागालैंड के 21वें राज्यपाल नियुक्त हुए थे। ठीक है, इससे पहले वे मणिपुर के राज्यपाल रहे और कुछ समय तक पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। उनका जन्म कहां पर हुआ था? तंजावुर तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यारियां प्रोजेक्ट की शुरुआत। अब ये मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यारिया प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा देखा जाए यारिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यहाँ पे चर्चा करें तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो यारियां द फ्रेंड्स क्लब यूथ इंटरवेंशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, यारियां द फ्रेंड्स क्लब यूथ इंटरवेंशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जो मध्य प्रदेश सरकार के तहत देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इसको शुरू किया है। ये मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट है
इसकी शुरुआत भोपाल, इंदौर और जबलपुर में की गई है। इसका लक्ष्य क्या है बेसिकली देखा जाए तो इसका लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए परियोजना का उद्देश्य हो जाता है कि युवाओं में मानसिक मजबूती, सुरक्षित व्यवहार और HIV, एड्स, TB, हेपेटाइटिस और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही इस 11 प्रोजेक्ट को शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगली खबर क्या है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर PM मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई और ये योजना जो है ये 15 अगस्त 2025 से ही लागू हो गई। यहां पर चर्चा कर देते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। यहां देखा जाए तो इस योजना के तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करेंगे उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया है। कितने का फंड? 1 लाख करोड़ का फंड निर्धारित किया है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रत्येक लाभार्थी को प्रोत्साहन स्वरूप देखा जाए तो एक मुश्त 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाता है तो उसके लिए उसको देखा जाए पहली नौकरी पाने पर उसको 15,000 रुपए का देखा जाए तो सहायता प्रदान करेगी केंद्र सरकार। और इसके लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में। यहां पर देखा जाए तो यह आकाशवाणी की खबर है और पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां पर आयोजित होगा और कब आयोजित होगा? तो ये 21 से 23 अगस्त 2025 तक डल झील श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षाओं से पूछे कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां पर होगा? श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा, डल झील में आयोजित होगा। कब से कब तक? 21 से 23 अगस्त तक। यहां पर देखें तो इसमें 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में देखा जाए तो रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग इत्यादि शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखें तो कार्यक्रम की मेजबानी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। यहां पर देखा जिसका मैस्कॉट क्या है, यहां पर हम मैस्कॉट देख सकते हैं। ठीक है, ये है मैस्कॉट शुभंकर हिमालयन किंगफिशर, इसका मैस्कॉट है। लोगो देखा जाए तो लोगो जो है, लोगों में क्या दर्शाया गया है? डल झील पर चलती शिकारा, बर्फीली पर्वत श्रृंखलाएं और देवदार वृक्षों की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। जिसका लोगो है, इसके लोगो में क्या क्या चीजें दिखाई गई है? डल झील पर चलती जो शिकारा होती है, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर को जब आप इमेजिन करते हो तो आप यही देखते हैं कि डल झील है, वहां पर एक पतली सी छोटी सी नाव है। ठीक है, उस नाव के ऊपर लोग बैठे हैं और वहीं पर अपनी जो दिनचर्या होती है, सब्जी बेच रहे हैं या फल बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको शिकारा कहते हैं। ठीक है, उस शिकारे को यहाँ पर दर्शाया गया लोगों में। चलिए आगे देखें, गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया। अब कौन सा राज्य है जिसने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस उत्सव का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना गणेश उत्सव को राज्य उत्सव देने के दर्जे के पीछे मुख्य उद्देश्य है। यहां देखें तो इसके साथ ही सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा जिसके माध्यम से प्रमुख गणेश मंदिर जो है ना, ठीक है, एवं और सार्वजनिक गणेश उत्सव का ऑनलाइन दर्शन भी किया जा सकेगा। ठीक, तो ये पहल है किसकी? ये पहल है महाराष्ट्र राज्य सरकार की। चलिए आगे देखें, भारत फ्रांस महासागर मिशन में भारतीय जो एक्वानॉट है इन्होंने ऐतिहासिक गोता लगाया है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं। दैनिक जागरण की खबर है, आइए देखते हैं। आकाश फतह के बाद अब भारत ने समुद्र की गहराइयों में भी अपना कौशल दिखाया है। ठीक है, भारत फ्रांस महासागर मिशन के तहत 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में ऐतिहासिक गहराई तक सफलतापूर्वक गोता लगाया। यहां पर देखें तो 5 अगस्त को NIOT साइंटिस्ट राजू रमेश ने, किसने? राजू रमेश ने 4025 मीटर का गोता लगाया और 6 अगस्त को देखें तो सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर जतिंद्र पाल सिंह ने 5002 मीटर की गहराई तक उतरकर अपनी उपलब्धि हासिल की। यहां पर देखा जाए 5002 मीटर तक की गहराई में जाकर गोता लगाकर ये उपलब्धि, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यहां पर हम बात करें तो यह मिशन भारतीय गहरे समुद्र मिशन, जो डीप ओशन मिशन है, इसका हिस्सा है, जो समुद्रयान और मत्स्य 6000 परियोजना की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये गोता इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें इसका उद्देश्य क्या था? चरम समुद्री गहराई में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी कौशल विकसित करना, भविष्य में भारत की स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000
एवं 6000 मीटर तक जाने की क्षमता को सुनिश्चित करना कि भारत के द्वारा जो समुद्र की गहराइयों में 6000 मीटर तक जाया जा सकता है या नहीं। इसके लिए देखा जाए तो ये स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी जो मत्स्य 6000 है, ये आपसे पूछा जा चुका है कि मत्स्य 6000 क्या है, ये आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। करंट अफेयर का भी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी, वहां पर पूछा था कि मत्स्य 6000 क्या है। मत्स्य 6000 देखा जाए जो डीप ओशन मिशन है उसके तहत समुद्रयान मिशन है, उसका जो यान जाएगा समुद्र के नीचे उसका नाम है मत्स्य 6000। चलिए आगे देखते हैं। भारत सिंगापुर तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, यहां पर चर्चा करें तो भारत सिंगापुर द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में 13 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष से देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। यहाँ चर्चा करें तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, दोनों पक्षों के बीच 6 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य के लिए नई पहलों की पहचान करना मुख्य उद्देश्य था। भारत और सिंगापुर के बीच में हुए इस तीसरे मंत्री स्तरीय मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो IGNCA और BSIP के बीच विज्ञान और सांस्कृतिक एकीकरण हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चर्चा कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और बीरबल साहनी पुराजीव विज्ञान संस्थान लखनऊ के बीच नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और देखा जाए तो इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत मंच प्रस्तुत करना है। विज्ञान और संस्कृति का एकीकृत मंच प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह समझौता ज्ञापन जो था यह हस्ताक्षरित किया गया था। समझौते पर हस्ताक्षर देखा जाए तो प्रोफेसर महेश जी ठक्कर जो निदेशक है बीरबल साहनी पुराजीव संस्थान के, ठीक है, बीरबल साहनी पुराजीव विज्ञान संस्थान कहां पर अवस्थित है, ये लखनऊ में अवस्थित है। चलिए आगे देखें। और सचिदानंद घोष जो सचिव है IGNCA के, इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत मंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और बीरबल साहनी पुराजीव विज्ञान संस्थान के बीच में नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगली खबर क्या है, चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना। नासा के द्वारा देखा जाए तो चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2030 तक चांद पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर स्थायी मानव बेस के लिए बिजली की आपूर्ति करना है। चांद पर जाके मानव बसेगा तो उसको बिजली कहां से मिलेगी, जो जैसे चांद का जो फार साउथ रीजन है, ठीक, जो दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर देखा जाए वो हमेशा अंधकार में रहता है। अब वहां पे रहने के लिए बिजली चाहिए ही चाहिए, तो बिजली चाहिए तो उसके लिए क्या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, नासा के द्वारा की गई है। देखा जाए तो ये 100 किलोवाट क्षमता का रिएक्टर होगा और इस क्षेत्र में चीन और रूस भी 2035 तक एक स्वचालित न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए यह एक तरह का प्रतिस्पर्धी दौड़ भी है। ठीक है, प्रतिस्पर्धी दौड़ के रूप में इसको देखा जा सकता है। 2035 तक चीन और रूस कह रहे हैं कि हम बना लेंगे, नासा कह रहा है यानी कि अमेरिका कह रहा है कि 2030 तक हम भी बना लेंगे। तो एक प्रतिस्पर्धी दौड़ है कि किसका सक्सेसफुल होता है ये तो भविष्य में देखा जाएगा, भविष्य के गर्त में है। ये सक्सेसफुल होता है तो जो चांद पर मानव बस्ती की संभावना है, मानव के बसने की, वो संभावना और प्रबल होती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो जो आज के महत्वपूर्ण खबरें थी उन पर हमने चर्चा की। कुछ यहाँ पर प्रश्न है, उनसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और है, इसको देख लेते हैं। अंतिम पॉइंट, देश की सभी पंचायतें AI टूल सभासार से लैस होंगी। ठीक है, जो सभी पंचायतें हैं ये AI टूल सभासार से लैस होंगी। ये सभासार याद रखना, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चर्चा कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय और भाषणी के सहयोग से, ठीक है, एक नया AI टूल सभासार विकसित किया है जो देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। यहां देखें तो इसका विमोचन 13 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो पंचायतों की कार्यप्रणाली को गतिशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताएं या फीचर्स देख लेते हैं। ग्राम सभा व अन्य बैठकों के मिनट्स स्वतः तैयार करना और डिजिटल रिकॉर्ड इनका बनाना। ठीक है, 13 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत आदि पे काम करने की क्षमता है। बिना मानवीय हस्तक्षेप के सटीक कार्यावृत्ति और सभी मुद्दों का स्वतः रिकॉर्ड तैयार करने की क्षमता है। देखा जाए तो ये पहल ई-गवर्नेंस को पंचायत स्तर पर मजबूत करेगी और ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने में सहयोग भी करेगी। इसी वजह से जो सभासार, ठीक है,
AI पोर्टल है, AI टूल है, इसको आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न हमने यहाँ पर टॉपिक चर्चा किए, इन टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया है? जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, ला गणेशन और अजय कुमार भल्ला। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर सही कौन सा है आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य को 21 अगस्त 2025 को देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। आगे देखें, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का थीम क्या रही? आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, विकसित भारत, डिजिटल भारत। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। आप कमेंट में बताएं। आगे देखें, 5वां सवाल क्या है, NSW स्क्वैश बैगा ओपन 2025 में उपविजेता कौन बनी? दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिनप्पा, अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वें पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? झारखंड, बिहार, पंजाब या हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौली नाम की भारत का पहला ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब कहाँ शुरू किया गया? पुणे, लखनऊ, मुंबई या जयपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिनेलेक्स 2025 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीएम पोषण मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित हो रहा है? केरल में, गोवा में, श्रीनगर में या पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो ये 10 सवाल हैं और आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसको भी हमने डिस्कस किया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे भी गए जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ साझा किया करें। कोई आपका फीडबैक हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं करंट अफेयर के वीडियो के कमेंट होते हैं उनको मैं पर्सनली देखता हूँ, पर्सनली रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो इस वजह से आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ देखा जाए तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।